हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ क्या होता है। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बेस्ड सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो कि ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर transformer is a static device which not containing any rotating or moving part, which is used for electrical energy from one AC circuit to another AC circuit with increase or decrease in voltage या current but without any change in frequency। इसको समझते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्यों बोला हमने? क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो कि मूव करता हो। जैसे अगर हम मोटर देखें तो उसमें जो रोटर होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है। या और भी कोई डिवाइस देखें तो उसमें कोई ना कोई पार्ट जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से वो मशीन चलती है। बट ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टैटिक है। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि मूव करता हो। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में, मतलब एक एंड से दूसरे एंड को। तो उस प्रोसेस में या तो वोल्टेज बढ़ती है या घटती है। ये हम अभी आगे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को कम कर देता है, जितनी वोल्टेज उसे इनपुट पे दी जाएगी। मगर इस प्रोसेस में कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अभी हम देखिए समझते हैं। आप ये देखिए कि ये बीच में एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है और इस तरफ इसकी प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल को हमने एक एनिमेशन के माध्यम से घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए एसी वोल्टेज इसके प्राइमरी कॉइल को दी गई, और जैसे जैसे अगर हम सेकेंडरी में, आप देखिए अगर सेकेंडरी में कॉइल की संख्या कम होती है, नंबर ऑफ कॉइल्स कम होती है, तो ये स्टेप डाउन हो जाता है। और अगर नंबर ऑफ कॉइल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये स्टेप अप हो जाता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए कम हो गई, फिर से देखिएगा ये कम हो गई तो आउटपुट कम हो गया, बढ़ गई तो आउटपुट बढ़ गया, स्टेप अप हो गया। इसको देखिए, ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बोली थी कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? जब ये देखिए इस ग्राफिक से समझिए कि मैंने यहाँ पे स्टेप डाउन का एग्जांपल लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर वी इन जो है, जो इनपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में जो इनपुट वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू की दी जा रही है। और आउटपुट क्या है? आउटपुट कम निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वी इन ऑलवेज ग्रेटर देन वी आउट। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जहाँ पर आप देखिए अगर वी इन ये है तो करंट इसकी ये होगी, और चूंकि एनर्जी कांस्टेंट है तो देखिए करंट बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट वोल्टेज कम होगी मगर आउटपुट करंट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी को कांस्टेंट रहना है। जितनी एनर्जी एस एंड पे होगी उतनी ही एनर्जी इस एंड पर निकलेगी। इसी तरह अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वी इन अगर ये सेम होगा तो वी आउट ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट कम हो जाएगी, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कांस्टेंट। तो आपको ये समझ आया होगा। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो फ्रीक्वेंसी इसमें सेम रहेगी, टाइम पीरियड
सेम ही होगा। फिर क्योंकि नेचर ऑफ वेव फॉर्म कांट बी चेंज। तो जो नेचर यहाँ पर है वही नेचर यहाँ पर होगा, तो इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो टाइम पीरियड सेम होगा ही होगा। ये एक ट्रांसफार्मर जो है ये सिर्फ एसी डिवाइस के लिए काम करता है, डीसी डिवाइसेस के लिए काम नहीं करता है। ये क्यों ऐसा होता है ये अभी हम आगे देखें। आइए अब इसके कंस्ट्रक्शन आइए समझते हैं कि इसका ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कितने तरीके का ये ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज लेवल को रिड्यूस किया जाता है, गिवन जो वोल्टेज होती है उससे रिड्यूस कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द वोल्टेज लेवल यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, इन सच केसेस द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जहाँ पर वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इट इज़ टू इंक्रीज द वोल्टेज लेवल यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, इन सच केस ट्रांसफार्मर कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन में देखिए, ये आपको इस फिगर में पतली पतली ये लाइंस दिख रही होंगी। ये लाइंस क्या हैं? ये लाइंस ये हैं कि हम पतली पतली थिन शीट्स को लेते हैं, आयरन शीट या स्टील शीट्स को लेते हैं, और उन्हें दोनों तरफ से लैमिनेटेड पेंट्स, जो इंसुलेटेड पेंट मटेरियल होता है जो इंसुलेट करता है, इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रोकता है, ऐसे पेंट मटेरियल से पेंट करके दोनों तरफ से पेंट कर दिया जाता है। और इस तरीके की ढेर सारी शीट्स को लेकर आपस में बांध दिया जाता है, और इसके एक तरफ एक कोर पर प्राइमरी वाइंडिंग लगा दी जाती है और दूसरे कोर पर सेकेंडरी वाइंडिंग लगा दी जाती है। तो अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो एनपी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अगर हमें वैल्यू को बढ़ाना है वोल्टेज को, तो सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे और प्राइमरी के टर्न्स कम होंगे। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल जो फैराडेज का था वहाँ पर पढ़ा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग। तो ये वही चीज़ है। और अब देखिए इसको अगर लिखने की बात करें तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू हाईली इंडक्टिव कॉयल। ये दो हाईली इंडक्टिव कॉयल जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, इसको वाउंड कर दिया जाता है इसकी कोर्स पर। द वाइंडिंग कॉयल कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। जो एसी सप्लाई से जो वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है, जो इनपुट लेता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, और जो लोड से कनेक्ट की जाती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। एक चीज़ इसमें यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आयरन, ये तो पोर्शन हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का और ये पोर्शन हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग का, बट जो ये बीच का पोर्शन है, जो स्टील बॉडी है या जो आयरन बॉडी है, जो इसका होल बेस है, इसे बोला जाता है योक। और अगर हम इसका सिंबल की बात करें तो सिंपली दो क्वाइल्स बना दी जाती हैं और बीच में एक ये मैग्नेटिक कोर दो लाइन से दिखा दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा है। और यहाँ पर एक दिगर बात ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। आप देखें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये एक योक के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी ये देखिए जो मैं आपको समझा रहा था कि एक सिंगल लैमिनेशन है, एक पतली सी शीट है, इसके दोनों तरफ हम पेंट कर देते हैं इंसुलेटेड मटेरियल का, इंसुलेटेड पेंट, और इनको इकट्ठा कर लिया जाता है इस तरीके से। इसको हम आप एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास आपकी बुक होगी, ये देखिए अगर आपके पास आपकी बुक है तो आप अपने बुक में से बीच का पोर्शन
हटा दें अगर काट के, तो एक ये बुक इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। और उसमें एक तरफ जो एक स्ट्रक्चर बना, इस पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग लगा दी और दूसरी तरफ मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग लगा दी, मतलब दोनों तरफ मैंने उसके एक कॉइल्स अटैच कर दी। तो जो ये पोर्शन हुआ ये हो जाएगा योक। तो अगर आप इसे समझें तो ये जो आपकी बुक है ये कैसे बनी हुई है, ये जो आपकी बुक है ये पतले पतले शीट्स से मिलकर बनी है। ये पतली पतली शीट्स, पतले पतले पेजेस और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक टोटल ट्रांसफार्मर का योग बनाता है और उस पर हम वाइंडिंग करके उसे कंप्लीट ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पर ये देखिए, इस एनिमेशन पे अगर आप देखें, ये एनिमेशन अगर आप देखें तो क्या है, ये ट्रांसफार्मर का योक है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? If a conductor is placed in a varying magnetic field, an EMF is induced, which is called induced EMF, and if the conductor circuit is closed, a current will also flow through it. मतलब इंडक्ट क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर कोई कंडक्टर किसी वेरिंग फ्लक्स फील्ड फ्लक्स में रखा हुआ है तो वो अपने ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और अगर ये सर्किट क्लोज्ड है तो वहाँ पर एक करंट भी फ्लो होती है। तो इस चीज़ को समझिए कि ये एक एसी वोल्टेज हमने दी है, और एसी वोल्टेज का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पूरे थ्रू आउट द टाइम वेरी करता है विद चेंज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो और पोलैरिटी दोनों क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल नेचर का है। तो ये जो इसके थ्रू, इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा, वेरिंग नेचर का होगा। और सेकेंडरी में जो एक कंडक्टर रखा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, ये उस वेरिंग फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज के फर्स्ट लॉ के कारण इसमें क्या जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा, और चूंकि ये बाहर से भी लोड से कनेक्टेड है तो इसमें एक करंट भी जनरेट होगी। अगर आप इस अगर आप इस एनिमेशन में देखें तो आप देखें कि अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है इधर टूवर्ड्स, तो जो फील्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है तो फील्ड फ्लक्स दूसरी डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, एंड सो दैट वैल्यू ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि करंट आप किस तरीके से फ्लो करा रहे हैं। अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो दूसरी तरफ का फील्ड फ्लक्स जनरेट होगा और करंट जो जनरेट होगी वो दूसरी तरफ होगी, और ये देखिए इनकमिंग करंट हो रही है और इस तरफ ये आउटगोइंग करंट हो रही है। ये डिपेंड करता है कि ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसी चीज़ों को मैंने लिख दिया है। as soon as the primary winding is connected to the single phase AC supply and AC current start flowing through it, मतलब पहला पॉइंट है कि जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं तो एक एसी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दी जाती है, और उस एसी करंट के कारण एक एसी फ्लक्स जनरेट होता है। कहाँ पर? योक में। और मोस्ट ऑफ द चार्जिंग फ्लक्स गेट्स लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द कोर। ये जो चेंजिंग फ्लक्स है इसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है फैराडेज के फर्स्ट लॉ के हिसाब से, और द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन से जो कि फैराडेज का लॉ है, हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में
ईएमएफ इंड्यूस होता है इसे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होती है। एक बात रह गई, हमने आपसे बोला था कि बताएंगे कि क्यों ये सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए काम करता है ट्रांसफार्मर। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से कि कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होता है जब वो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। और यहाँ पर ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से जनरेट हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्राइमरी वोल्टेज दी है या जो प्राइमरी कनेक्शन दिया है ये एसी है, तो एसी देते हैं तो अल्टरनेटिंग ही फ्लक्स जनरेट होता है और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है? चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम यहाँ पर डीसी कनेक्ट कर दें तो जो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स तो जनरेट होगा बट उसका जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट होगी। अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो किसी भी तरीके का कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा सेकेंडरी साइड पर। तो इसी वजह से डीसी में ये यूज़ नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको, तो अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।